वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जो अपना बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज हम इसमें पढ़ रहे हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था फंक्शनल स्ट्रेटजी को, और उसमें हमने क्या पढ़ा था बोलो? हमने पढ़ा था कौन सी स्ट्रेटजी? मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ा था। और आज हम कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है क्या और ये फंक्शनल स्ट्रेटजी में किस प्रकार से वर्क करती है। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कि फ़ंड को इकट्ठा करना। तो यहाँ पे हम बात यही करेंगे कि जो हम फंड इकट्ठा करेंगे उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे और उस इकट्ठे हुए फंड का हम कैसे इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वो कहलाता है अपना फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कहलाता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की यदि आपसे कोई मीनिंग पूछे तो इसके अंदर हम इंक्लूड किसको करेंगे? फर्स्ट है एक्वायरिंग द कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फंड, कि हमें जो कैपिटल चाहिए या हमें जो फ़ंड चाहिए उसका सोर्स क्या होगा। फिर दूसरा है डेवलपिंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट, कि उस सोर्स के वैल्यूएशन के लिए जो हमें बजट्स बनाने पड़ेंगे, जो हमें स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, वो कौन कौन से प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। फिर हम देखेंगे जो फंड्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, एक्वायर कर लिए हैं सोर्स ऑफ फंड से, अब हमें उसका क्या करना है? मैनेजमेंट या यूजेस करना है। तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? यूजेस ऑफ फंड। और यूजेस ऑफ फंड के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने फ़ंड को लगाया है तो हमें अब देखना है कि इस समय उसकी वर्थ क्या होगी उससे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ ए बिज़नेस। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं बोलो? फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी कंपनी जब फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करती है तो वो देखती है कि एक्वायरिंग या सोर्स ऑफ फंड है क्या, और उसका जो एक्वायरिंग हम कर रहे हैं उसके बेस कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट जो हमने बनाए उसके एस्टिमेशन के लिए वो क्या थे, और उसके प्रोक्योरमेंट के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, और उसके मैनेजमेंट से हमारे जो बिज़नेस की वर्थ है उसका एवेल्यूएशन कैसे होगा, वो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करें एग्जांपल की, तो इस पर बेस्ड क्या क्या एग्जांपल हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे लिखा हुआ है टू रेज कैपिटल विद शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रीफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, कि कंपनी ने शॉर्ट डेट्स, लॉन्ग डेट्स या जो स्टॉक हैं आपके उसमें किसको इंक्लूड किया है। टू लीज और बाय ए फिक्स असेट्स, की फिक्स असेट्स को लीज पर लिया है या फिर उसको ख़रीदा है। टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशो, कि जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो है वो क्या है। डिविडेंड पे आउट आप समझते हैं कि जो भी कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर दिया है अर्निंग के बेस पर, उसका अर्निंग से क्या रेशो है वो कहलाता है? डिविडेंड पे आउट रेशो कहलाता है। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो कहलाता है डिविडेंड पे आउट रेशो कहलाता है। फिर आता है आपका टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि हमें क्या करना है? जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उसको उसके टाइम को क्या करना है? हमें एक्सटेंड करना है। तो जो हम टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं अकाउंट रिसीवेबल का, तो वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर इसके अलावा टू एस्टेब्लिश ए सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स, जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उस पर क्या डिस्काउंट रहेगा स्पेसिफाइड के पीरियड के अंदर वो यदि पेमेंट करते हैं। और टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी केप्ट इन ए हैंड, और हमें कैश इन हैंड कितना रखना है। ये सारे जो हमने फंक्शंस किए हैं ये सब किसका पार्ट है? ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि जो एक्वायरिंग ऑफ फंड होता है या सोर्स ऑफ फंड होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखें एक्वायरिंग कैपिटल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी एंड सोर्स ऑफ फंड क्या है। देखो पहले लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल, इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, कि हमें कैपिटल जो चाहिए वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। फिर लिखा है नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कि बिज़नेस को रन करने से जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो क्या है। सेल ऑफ असेट्स से हमें जो इनकम हुई है वो क्या है। डेट्स एंड इक्विटी हमारे क्या हैं? एप्रोप्रिएट मिक्स, डेट्स और इक्विटी का फर्म की जो कैपिटल स्ट्रक्चर में रखा गया है वो क्या है, क्या वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, या जो भी हमें कॉस्ट ऑफ डेट पे करने के बाद जो हमें नेट इनकम चाहिए वो क्या होगी। जैसा कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बताती है कि जो हम कैपिटल को यूज़ लेते हैं उसके बदले में जो हम रिटर्न करते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। अब वो जो कॉस्ट है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे जो हमारी अर्निंग हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इनके साथ साथ हम जो फैक्टर कंसिडर करेंगे वो क्या होंगे? वो कैश का फ्लो होगा,
वो डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप होगा कि ओनरशिप के अंदर कोई चेंज तो नहीं है, कि जैसे डेट इक्विटी का रेशो हमने चेंज किया, या मार्केट सिचुएशन क्या है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, इस तरीके के चेंजेस को भी हम कंसिडर करेंगे। अब ये जो यहाँ पे आप देखें तो जब हमने फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पे एक वर्ड आया था इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ ए बिज़नेस। कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सपोज यू आर ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड, हाउ यू विल इवैल्यूएट द वर्थ ऑफ बिज़नेस, कि आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो तो उसके बिज़नेस की वर्थ आप कैसे इवैल्यूएट करो वो समझाओ। तो इसको आपको कैसे समझाना है, इसको समझिएगा। सपोज़ मान लीजिए आप किसी बिज़नेस के क्या हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, और आप ये देख रहे हो कि बिज़नेस की वर्थ क्या है कॉम्पिटिटिव बिज़नेस की तुलना में। तो हम बिज़नेस की वर्थ कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उस सिमिलर बिज़नेस में की वर्थ क्या है और हमारे बिज़नेस की वर्थ क्या है। उन्होंने अपनी वर्थ में किन फैक्टर को लिया और हमें किन फैक्टर को लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिज़नेस करते हैं तो कॉमन फैक्टर कौन से कंसिडर हमें करने हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो, इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिज़नेस में इट इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल वर्थ और कैश वैल्यू ऑफ ए बिज़नेस टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। जो हमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी करना है तो उससे हमें बिज़नेस की जो फाइनेंशियल वर्थ है, इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिज़नेस, उसको अच्छे से करना होगा। इसके जो मेथड्स हैं, पहला क्या है, नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर मेथड्स है। जैसे आपने रेशियो के अंदर नेट वर्थ पढ़ा था कि नेट वर्थ क्या होता है, आपको याद हो, शेयर होल्डर फंड जिसको हम कहते थे, जिसके अंदर हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, इन सबको इंक्लूड करते थे। इसके अलावा जो अपनी फिक्टिशियस असेट्स थी या जो हमें रिटर्न ऑफ कर रहे हैं इंटेंजिबल असेट्स का, उस अमाउंट को हम क्या कर देते थे, एक्सक्लूड कर देते थे। तो वो क्या कहलाता था, अपना नेट वर्थ कहलाता था। ये जो नेट वर्थ है इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर के अंतर्गत भी पढ़ते थे। तो हम यहाँ पे देखें तो नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वही चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। जैसे लिखा हुआ है, नेट वर्थ रिप्रेजेंट द सम ऑफ कॉमन स्टॉक एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। कि नेट वर्थ में आप जो अपने स्टॉक हैं, कैपिटल है और रिटेन अर्निंग है उसको इंक्लूड कर दें। आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट वर्थ एड एंड सब्सट्रैक्ट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। कि यदि आपने नेट वर्थ की वैल्यूएशन में गुडविल के इफेक्ट को नहीं लिया है तो आप उसका इफेक्ट ऐड लेस करके करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे दिया, इफ़ फर्म हैज़ ए गुडविल इट विल बी लिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट परहैप्स एज ए इंटेंजिबल। कि आप यदि कंपनी में गुडविल की वैल्यू को रख रहे हो तो उसको एज ए इंटेंजिबल असेट्स हम दिखाएंगे। तो ये आपका जो नेट वर्थ ऑफ बिज़नेस बाय शेयर होल्डर जो होता है, ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है अपना फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि सपोज़ मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना बिज़नेस दूसरी कंपनी को सेल किया, उस कंपनी ने उस बिज़नेस को जो परचेज़ किया है वो कुछ ना कुछ माइंड में रख के परचेज़ किया होगा कि ये इतने साल हमें सर्विस देगी। सपोज़ मान लीजिए आपने देखा होगा, यदि हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और यदि हम नई चीज़ खरीदते हैं और यदि हम पुरानी चीज़ खरीदते हैं तो दोनों में अंतर होता है। हर चीज़ की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बेस पर हम देखते हैं कि नई चीज़ इतने साल चलेगी, और यदि पुरानी चीज़ ले रहे हैं तो उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसमें से जो टाइम स्पेंड कर लिया है उसने, उसको हम घटा देते हैं, और जो रिमेनिंग टाइम है उसके बेस पर उसकी वर्थ को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बेनिफिट इट्स ओनर में बी डराइव थ्रू नेट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि उस रिमेनिंग टाइम के अंदर वो जो बिज़नेस है वो कितने टाइम तक चलेगा, वो हम एक प्रोस्पेक्ट लगा रहे हैं। तो उस टाइम के हिसाब से उसमें कितना नेट प्रॉफिट का अर्निंग होगा, उसके बेनिफिट के आधार पर हम क्या फ्यूचर बेनिफिट को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दिया है, ए कंजर्वेटिव रूल ऑफ थंब इज़ एस्टेब्लिश बिजनेस वर्थ एज ए 5 टाइम्स द फर्म करंट एनुअल प्रॉफिट। कि जो कंपनी होती है उसके आने वाले 5 वर्षों में जो एनुअल प्रॉफिट्स होते हैं उसके आधार पर भी आप उसकी वर्थ इवेल्युएट कर सकते हो, जो आप टाइम जो एस्टिमेट करते हो उसके आधार पर। ए 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेवल कुड ऑल्सो बी यूज्ड। तो वही हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी ले सकते हैं उन्हीं 5 ईयर्स प्रॉफिट्स का। तो यहाँ पे आप देखें तो फ्यूचर बेनिफिट्स को आप इस तरीके से, इस मेथड से भी आप बिज़नेस की वर्थ को इवेल्युएट कर सकते हो। फिर आगे दिया है, लेट द मार्केट डिटरमाइन 3 मेथड्स। जो मार्केट है, पहले तो हमने पढ़ा था कौन सा, नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर मेथड इवेल्यूटिंग ऑफ द वर्थ में। फिर हमने पढ़ा कौन सा, फ्यूचर बेनिफिट। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट जो डिटरमाइन करता है, कैसे करता है। इसके अंदर भी 3 मेथड्स हैं। ये तीसरे मेथड के अंतर्गत भी 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है, फर्स्ट बेस द फर्म वर्थ ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द सिमिलर बिजनेस। कि हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी अपने आप को कितने पर सेल कर रही है उसकी सेलिंग प्राइस के आधार पर हम फोकस करें। सेकंड, प्राइस अर्निंग रेशियो, जो हमारा
मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर उसका रेशियो है, उसके बेस पे भी हम कर सकते हैं। थर्ड क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, कि हमारे शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है उनका कितना पेमेंट करना बकाया है, उनकी वैल्यू क्या है, वो इसके अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं। तो थर्ड मेथड के अंदर 3 मेथड्स आए। पहला क्या हुआ, सिमिलर कंपनी की सेलिंग प्राइस से, दूसरा क्या हुआ, प्राइस अर्निंग रेशियो से, और तीसरा क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग शेयर के रेशियो से। तो ये जो मार्केट जो डिटरमाइन करता है किसी कंपनी की वर्थ को, वो इस तरीके से 3 बेसिस पर करता है। तो हमने ये जो मार्केट डिटर्मिनेशन या फ्यूचर बेनिफिट डिटर्मिनेशन और या फिर नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर हमने किस में पढ़ा, इवेल्युएटिंग वर्थ ऑफ बिजनेस। तो आपसे पूछा जा सकता है फाइनेंस स्ट्रेटजी के अंतर्गत एज ए फाइनेंस मैनेजर आप कैसे इवेल्युएट करते हो किसी बिजनेस की वर्थ को। तो फर्स्ट था शेयर होल्डर मेथड, सेकंड था आपका क्या, फ्यूचर बेनिफिट मेथड, और तीसरा मार्केट के अंतर्गत भी 3 मेथड से उनको आप समझा देंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।